क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिज़्ज़ा खाने के बाद आपकी बॉडी उसे कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करती है? या फिर प्लांट्स जो पिज़्ज़ा नहीं खाते, वो कैसे सर्वाइव करते हैं? सीबीएसई के अंदर का साइंटिस्ट जाग चुका है और उसने लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर डाल दिया है सैंपल पेपर के अंदर। और आज हम इसी चैप्टर के सारे प्रोसेसेस को डिकोड करने वाले हैं और समझने वाले हैं सिंपल लैंग्वेज और रिलेटेबल एग्जाम्पल से, ताकि आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाए और मार्क्स भी फुल आए। तो हे एवरीवन, मैं हूँ आपकी दीदी और आज हम मिलकर साथ में इस चैप्टर को याद करने वाले हैं, विजुअलाइज करने वाले हैं और समझने वाले हैं बिना किसी स्ट्रेस और टेंशन के। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीएसई मोस्टली क्वेश्चंस जो है इन 4 टॉपिक्स से पूछती है और ये पूरा चैप्टर ही इन 4 टॉपिक्स पे बेस्ड है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। मैं बेसिक आपको बता देती हूँ कि इन प्रोसेसेस में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, कैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपनी फूड का डाइजेशन करते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम कैसे अपनी फूड का डाइजेशन करते हैं। फिर हम इसमें पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है वो कैसे होता है। और फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जो एनर्जी जनरेट हुई है या फिर जो फूड हमें जो मिला है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। और एक्सक्रीशन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम अपनी बॉडी से कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? जो बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो उसे परफॉर्म करनी ही करनी पड़ती हैं लिविंग बने रहने के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि खाना खाना हो गया, खाना डाइजेस्ट करना, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये सब जो होते हैं लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं। फिर आते हैं लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं क्यों एसेंशियल होते हैं, क्योंकि सर्वाइवल और एनर्जी जनरेशन के लिए ये ज़रूरी होते हैं, ताकि हम सर्वाइव कर सकें और एनर्जी जनरेट कर सकें अपने फूड से। अब बात करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक सेल से बने होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो मोर देन 1 सेल से बने होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। पर ऐसा क्यों? क्या आप लोग बता सकते हैं? चलिए मैं ही बता देती हूँ। क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक सेल से बना होता है, और एक सेल जो होती है वो पूरी तरीके से इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती है। तो अगर उसको एक्सक्रीशन भी करना है तो वो सेल वैक्यूल के थ्रू डायरेक्ट एक्सक्रीट कर देगी उसको इन्वायरमेंट में। अगर उसको रेस्पायर या फिर रेस्पिरेशन भी करना है तो वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में, तो वो रेस्पिरेशन भी डायरेक्ट कर सकती है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। और ऐसे ही सारे प्रोसेसेस जो हैं वो डायरेक्ट कर सकती है, उसको ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें सारी सेल्स जो होती हैं इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होती हैं, इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन्स चाहिए होती है जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। तो जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को हर एक सेल तक या टिश्यू तक पहुँचाता है। वैसे ही डाइजेशन जो होता है वो फूड को डाइजेस्ट करता है, एक सेल नहीं कर सकती, इसीलिए पूरा ऑर्गन उसको डाइजेस्ट करता है। और ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग बनाया गया है एक्सक्रीशन के लिए। तो इसीलिए हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें एक मल्टीपल सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मतलब ऑर्गेनिजम्स फूड को इनटेक करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मोस्टली न्यूट्रिशंस के बारे में पूछ लिया जाता है, और मेनली तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जाता है। लेकिन अगर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पूछा गया है तो आप इसमें ये हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब खुद, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आते हैं प्लांट्स,
ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। जो लाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉपिक, और जो केमिकल की हेल्प से खाना बनाते हैं वो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक वाले फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके खाना बनाते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं ये आपके मतलब सिलेबस में तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, वो कीमोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हो गया, वैसे कीमोसिंथेसिस होता है। बाकी ये दोनों चेंज हो जाते हैं और सिंथेसिस सेम रहता है। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। डायरेक्टली मतलब हर्बीवोर्स जो डायरेक्ट प्लांट्स खाते हैं, और इनडायरेक्टली में आ जाते हैं कार्निवोर्स जो मीट ईटर्स होते हैं। लेकिन जो मीट ईटर्स होते हैं उनके जो बोल सकते हैं जिनको वो फीड करते हैं, जिनको वो खाते हैं, जिन पर वो फीड करते हैं, वो तो कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं ना, तो वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स आ जाता है एनिमल और फंजाई। फिर हम लोग बात कर लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स माउथ से खाना खाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिज्म या फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है पहले इनटेक ऑफ फूड करता है, फिर उसके बाद उसका डाइजेशन करता है। जबकि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पहले ऑर्गेनिज्म फूड को डाइजेस्ट करता है, फिर उसके बाद उसको खाता है, ठीक है। और फिर पैरासिटिक क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए और उनको नुकसान पहुंचा के खुद फूड लेते हैं। जैसे कि हो गया कस्क्यूटा प्लांट, वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करता है फूड के लिए और उनको नुकसान पहुंचा के फूड लेता है, लेकिन पूरी तरीके से मारता नहीं है, बस थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की। क्लोरोफिल क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो आपने देखा होगा। फिर हम बात कर लेते हैं स्टोमेटा और गार्ड सेल्स की, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है, ये जो ये देखते हैं हम लोग, ये जो है ये पूरी गार्ड सेल्स हैं, ये दो गार्ड सेल्स हैं और इनके बीच में ये जो पोर है, ये जो छेद है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। तो पोर ऑन लीफ सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड स्टोमेटा एंड कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर गार्ड सेल्स। अगर गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगी तो पोर जो ये पोर है ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन अभी गार्ड सेल्स जो हैं वो स्वेल हैं, मतलब फूली हुई हैं, इसीलिए उनके बीच का जो छेद है वो एक्सपोज हो गया है और गैसियस एक्सचेंज कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो जो हैं ये गार्ड सेल्स दी हुई हैं और ये स्टोमेटल पोर है, ये क्लोज्ड वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये ओपन वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और इसके अंदर देखिए क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये साइड में अलाइन होते हैं। इसकी जो ये जो आउटर वाली लेयर होती है ये थिन होती है और ये जो इनर वाली लेयर होती है, ये अंदर की जो लेयर होती है ये थिक होती है, ये पूरा थिक होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट, CO2, वाटर एंड क्लोरोफिल टू प्रिपेयर फूड। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स जो हैं सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्लोरोफिल को इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। ये एज अ इंग्रेडिएंट्स की तरह काम करता है जिससे प्रॉपर मील बनाया जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। तो इसका इक्वेशन हम देख लेते हैं। इसमें सब में 6 ही 6 लिखना है, ठीक है, केवल एक में नहीं लिखना है, वो आप याद रखिएगा, इसमें नहीं लिखना है। ये देख सकते हैं आप, ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है इसमें हमें नहीं लिखना है, बाकी ऑक्सीजन, वाटर और CO2 और H2O इन सभी में लिखना है, ठीक है। 6 CO2 लगते हैं, 6 वाटर लगते हैं और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये बनाता है ग्लूकोज और 6 O2 निकल जाते हैं और 6 H2O। जितना लिया था उतना वाटर निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बस ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। ये देख सकते हैं आप कि कैसे प्लांट अपनी सॉइल से वाटर ले रहा है और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और सन से सनलाइट ले रहा है और ग्रीन पिगमेंट तो उसके अंदर खुद ही प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस करके अपने अंदर ये
जो पिंक कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। हम बात कर लेते हैं इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन से 3 इवेंट्स होते हैं? सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो लाइट एनर्जी या फिर जो बोलते हैं सन से जो एनर्जी आ रही है उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो लाइट एनर्जी होती है उसको हम लोग करते हैं कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट करते हैं कि वाटर को ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऐसे जो ब्रेक करने का जो प्रोसेस है उससे हम लोग लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। फिर आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस करते हैं, मतलब CO2 से बनाते हैं ग्लूकोज। हम बात कर लेते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की। ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। ये मैंने पहले ही बता दिया था कितना क्या करते हैं ये लोग। फिर उसके बाद आता है एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, आपने सैम्पल पेपर में भी देखा होगा कि एग्जाम्पल्स पे MCQs आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है फंजाई, ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम। मोस्टली फंजाई ही होते हैं ये सब। अब बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। ऑर्गेनिजम्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी। इसमें आ जाता है एग्जाम्पल ह्यूमन। ये भी बताया था कि पहले पूरा मटेरियल जो होता है पहले इनटेक करते हैं फूड का, फिर उसके बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। ऑर्गेनिजम्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। This parasitic nutritive strategy is used by the wide variety of organisms like Cuscuta, umberbell, trix, lice, leeches and tapeworms। तो मैंने जैसा कि बताया था कि पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एनिमल और प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं बिना उन्हें मारे। और इसके जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी MCQs में आ सकते हैं, तो इनको याद रखिएगा। कस्क्यूटा ये जो होता है प्लांट पैरासाइट होता है जिसको हम लोग अंबरबेल भी बोलते हैं। ट्रिक्स जो डॉग्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। लाइसिस जिनको हम लोग बोलते हैं जुएं। फिर आते हैं लीचेस जो कि ब्लड सकिंग करती हैं। फिर उसके बाद आते हैं टैप वॉर्म्स। अब आगे ये चपटे वाले वॉर्म्स जो होते हैं इसलिए इनको टैप वॉर्म्स बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं कि अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। पहले हम बात करते हैं अमीबा की। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल कॉल्ड सीडोपोडिया। हम सीधे जो फिगर है उससे चेक करते हैं। सबसे पहले फूड इसके पास आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये फूड इसके पास आ रहा है और जो सेल है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाना आसपास जो फूड होता है उसके आसपास स्टार्ट कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया या फॉल्स फीड भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो फॉल्स फीड हैं फूड के ऊपर ज्वाइन हो जाते हैं आके और वैक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। फिर वैक्यूल सेल के अंदर जाता है, डाइजेशन परफॉर्म होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वैक्यूल जो है बाहर आके पास आउट कर देता है सेल के बाहर। बाकी जो डाइजेस्टेड वाला फूड होता है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में चला जाता है। अब टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। एमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड सीडोपोडिया। जैसा कि मैंने बताया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालता है, सेल बनाता है फूड के आसपास, उनको हम लोग सीडोपोडिया बोलते हैं, जो आपने यहाँ देखा सीडोपोडिया। इन पैरामीशियम फूड इज मूव टू द स्पॉट बाई द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल। पैरामीशियम में क्या होता है कि एक प्रॉपर स्पॉट है, वहीं से ही फूड जो होता है बॉडी के अंदर जाता है, लेकिन बाकी प्रोसेस सेम रहता है कि वैक्यूल फॉर्म होता है और वैक्यूल जो होता है वैक्यूल के अंदर ही फूड डाइजेस्ट होता है। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वैक्यूल बाहर लाके सेल के फेंक देता है। ठीक है, तो इसमें लेकिन क्या होता है सीलियास प्रेजेंट होते हैं जो कि मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है,
यहाँ पे ये होल्ड तरीके का होता है, यहाँ पे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट हैं। ये जो होल बनाया है इसी के थ्रू जो फूड है वो बॉडी के अंदर जाएगा, और ये सीलिया जो आसपास वाटर वगैरह होता है उसको इसी डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं ताकि जो फूड पार्टिकल है वो इसके अंदर ही जाए। यहाँ से जो वैक्यूल है फॉर्म हुआ है, इसके अंदर फूड पार्टिकल प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद ये फूड पार्टिकल जो है डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर ये यहाँ से जाके घुल जाएगा अंदर, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा रह जाएगा यहाँ पे वैक्यूल के अंदर, वो वैक्यूल इधर लेके जाएगा इसको और यहाँ से काट के रिलीज़ कर देगा। फिर जितना भी मटेरियल अनडाइजेस्टेड रह गया वो बाहर निकल जाएगा और ये वैक्यूल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और वापस से वॉल आ जाएगी। तो इस तरीके से होता है पैरामीशियम का डाइजेशन ऑफ फूड। द फूड पार्टिकल्स फॉर्म अ फूड वैक्यूल। जो बताया अभी, फूड पार्टिकल्स बॉडी के अंदर जाते हैं और फूड वैक्यूल फॉर्म करते हैं। इन फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपल। फूड वैक्यूल्स में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन होते हैं, विच देन डिफ्यूजेज इनटू साइटोप्लाज्म। ये जैसा कि मैंने बताया था साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाते हैं और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है वो सेल सरफेस के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमंस की। ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसका नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो हॉलो पाइप होता है, जैसे आपने देखा होगा पीवीसी का पाइप, या फिर आपके यहाँ जब पानी की पूरी लाइन लग रही होगी तो उसमें पाइप लगता है प्लास्टिक का, जिसके थ्रू वाटर पास होके आपकी टैप में आता है। तो वो जो पाइप होता है वैसे ही हमारा फूड पाइप भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल एक हॉलो पाइप की तरह होती है जिससे ग्लैंड्स, जिनसे जूसेस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, वो एसोसिएटेड होते हैं, उनसे उस पाइप से जुड़े हुए होते हैं, और जब जिस टाइम पे जो ज़रूरत पड़ता है वो जूस रिलीज करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं कितनी लंबी होती है। लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू एनस। माउथ की बात कर लेते हैं। माउथ से स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं, फिर जाते हैं ओसोफेगस पे, फिर जाते हैं स्टमक में, फिर खुलता है जाके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो खुलता है जाके लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर सीधे खुलता है एनएस में। ये जो होता है होल होता है जो एग्जिट पॉइंट होता है, मतलब एक एंट्री पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माउथ, दो ओपनिंग होती हैं, और एक जहाँ पे होल पूरा पाइप खत्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनस, ओपनिंग एंड एंडिंग। हर्बीवोर्स जो होते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लंबी होती है। क्यों? क्योंकि उनको सेलुलोज का डाइजेशन करना पड़ता है जो कि बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए उनके अंदर लंबी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और कार्निवोर्स जो होते हैं उनमें शॉर्टर इंटेस्टाइन होती है, क्योंकि वो मीट खाते हैं, मीट ईटर्स होते हैं, और मीट बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, बॉडी को इतना प्रॉब्लम नहीं होता मीट को डाइजेस्ट करने में, इसीलिए उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है। बात कर लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, कैसे कैसे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। फूड पार्टिकल बना लेते हैं, ठीक है, इससे समझना इजी हो जाएगा। तो ये जो फूड पार्टिकल है सबसे पहले एंटर किया माउथ के अंदर, ठीक है, माउथ के अंदर ये एंटर कर गया है। अब ये जो सिलाइवरी ग्लैंड, सबसे पहले टीथ जो है, टीथ इसको क्रश करेंगे, फिर इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो सलाइवा है, ये जो फूड जो हमने खाया उसमें जितना भी स्टार्च प्रेजेंट होगा उसको डाइजेस्ट कर देंगी, ठीक है, जितना भी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा उसको डाइजेस्ट कर देगी यहाँ पे। फिर उसके बाद ये जो फूड पार्टिकल है ये आगे मूव करेगा, सलाइवरी ग्लैंड से डाइजेशन हो चुका है, अब ये एंटर कर गया है ओसोफेगस में। ओसोफेगस में जो है ये मूव करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, फिर एंटर करेगा स्टमक के अंदर। अब यहाँ से जो है सबसे पहले निकलता है म्यूकस जो कि पूरे स्टमक को कोट कर लेता है, फिर उसके बाद निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
और फिर उसके बाद निकलता है पेप्सिन एंजाइम, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है और एसिडिक मीडियम में एंटर करने की वजह से वो एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पे बता दें कि म्यूकस का निकलना कितना ज़रूरी है। अगर म्यूकस नहीं सबसे पहले लेयर करेगा स्टमक को, तो HCl पूरी ही स्टमक को बर्न कर देगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को अल्सर्स हो जाते हैं, अल्सर नाम की बीमारी। तो क्या होता है कि HCl का ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से उनकी जो स्टमक होती है उसमें छाले निकल आते हैं, या फिर बोल सकते हैं HCl उनको डैमेज कर देता है। तो इसीलिए म्यूकस का निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पे जो होता है प्रोटीन का डाइजेशन होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये हम एंटर कर गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे जो होता है काफ़ी सारे एंजाइम्स निकलते हैं और मेन डाइजेशन यहीं पे ही होता है। डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होते हैं बहुत ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे 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 ऐसे वॉल्स पे बने होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई, जो कि हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, यहाँ से जो है अब ये चलता रहेगा, चलता मूव करता रहता है। फिर यहाँ से ये एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ के थ्रू, रेक्टम के थ्रू, एनएस के थ्रू ये बाहर हो जाता है। ये अनडाइजेस्टेड फूड है, बाकी जो मतलब का था वो यहाँ जो है एब्जॉर्ब हो चुका है और इसका साइज जो होता है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। इतना माउथ में क्या होता है, सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करते हैं। द माउथ एंड बकल कैविटी कंटेन्स टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ जो है, द टीथ आर यूज टू च्यू द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस सो दैट इट इज़ डाइजेस्टेड ईजीली। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है जिसकी वजह से डाइजेशन ईजी हो जाए। उसके बाद टंग क्या करता है, मूव्स द फूड अराउंड द माउथ प्रॉपरली सो एज टू मिक्स फूड विद द सलाइवा। सलाइवा के साथ अच्छे से फूड जो है वो मिक्स हो जाए, ये देखता है टंग, ताकि जो डाइजेशन है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही होता है, तो अच्छे से जितना भी स्टार्च प्रेजेंट है फूड में वो डाइजेस्ट हो जाए। फिर आते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। इट कंटेन सलाइवरी एमाइलेज एंड एंजाइम विच हेल्प्स इन द केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है सलाइवा सिक्रीट करता है, और सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, मेन एंजाइम जो प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज, ये आपको याद रखना होगा। और ये एंजाइम जो होता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च कराता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरे टीथ हैं और ये है टंग, और यहाँ टंग के नीचे से ही सलाइवा निकलती है, और एक नहीं काफ़ी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये अभी आपके सिलेबस में इतना है नहीं तो अभी इतना नहीं बता रहे हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है। अब बात करते हैं ओसोफेगस की। खाना मुंह से नीचे उतर चुका है, गले से नीचे उतर चुका है और ओसोफेगस में एंटर कर चुका है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप, जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड इज पुश्ड इनटू द फूड पाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं ओसोफेगस, विद द एक्शन ऑफ द टंग। टंग की हेल्प से जो है वो फूड को पुश कर देते हैं ओसोफेगस के अंदर। The wall of the esophagus contract and expand to help the food move down to the pipe through peristalsis। जो वॉल होती है वो सिकुड़ती है, फूलती है, सिकुड़ती है, फूलती है। ठीक है, क्यों? ताकि फूड को आगे पुश कर सके। ठीक है, और इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। तो आप देख लीजिए इस तरीके से जो है पुश करती, यहाँ पे कहीं दब जाएगी, ठीक है, कहीं पे बढ़ जाएगी, इस तरीके से मूवमेंट करती है ताकि फूड को पुश कर सके। अब बात करते हैं स्टमक की। फ्रॉम ओसोफेगस द फूड एंटर्स द स्टमक वेयर अ वैरायटी ऑफ जूसेस एक्ट्स ऑन। इसके बाद फूड जो है स्टमक में एंटर करता है, जहाँ पे वैरायटी ऑफ बहुत सारी तरीके के जूसेस जो हैं अटैक करते हैं फूड के ऊपर। द फूड इज चर्न्ड इनटू द स्टमक
for about 3 to 4 hours where a semi solid paste is formed. फूड जो है स्टमक के अंदर काफ़ी देर तक रहता है, लगभग 3 से 4 घंटे के लिए, और तब तक रहता है जब तक वो सेमी सॉलिड वेस्ट में नहीं कन्वर्ट हो जाता, जो कि लिक्विड और सॉलिड के बीच में होता है, सेमी सॉलिड वेस्ट। ठीक है, फिर आते हैं गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम्स जैसे कि पेप्सिन एंड म्यूकस। सबसे पहले निकलता है म्यूकस, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, फिर पेप्सिन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या क्या काम होता है देख लेते हैं। इट किल्स एनी बैक्टीरिया विच मे एंटर द फूड अलोंग द एंटर द स्टमक अलोंग द फूड। अगर कोई बैक्टीरिया फूड के साथ स्टमक में आ गया है तो उसको मारने का काम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा, ताकि वो आगे हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा पाए। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है उसको भी एक्टिव करता है, जिसका नाम था पेप्सिन। अब पेप्सिन की बात कर लेते हैं, इसके क्या काम होते हैं। द एंजाइम पेप्सिन वर्क्स इन द एसिडिक मीडियम टू डाइजेस्ट द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड। ये जो है एसिडिक मीडियम में काम करता है और डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस हेल्प्स प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड सिक्रीशन ऑफ HCl। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बचाता है स्टमक को HCl के प्रकोप से। स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मेन डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, सबसे देर तक फूड यहीं पर ही रहता है। फ्रॉम स्टमक नाउ फूड मूव्स फॉरवर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से अब फूड आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंटर मसल विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड है वो स्टमक से अब एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हल्के हल्के करके, और यहाँ पे स्पिंटर प्रेजेंट होता है। स्पिंटर एक तरीके का बैरियर होता है जो कि बैक फ्लो ऑफ फूड को रोकता है। अगर स्टमक से फूड एंटर कर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फिर वो वापस बैक फ्लो ना मार दे स्टमक में, इसलिए स्पिंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्पिंटर कैसा होता है। जैसे कि ये स्टमक है, ठीक है, यहाँ से ये जा रहे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, तो यहाँ पे ये इस तरीके का स्पिंटर लगा हुआ है ताकि बैक फ्लो ना हो सके। जैसे ही यहाँ से फूड जो है वो निकल जाएगा, वैसे ही ये स्पिंटर जो है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद फूड एंटर नहीं कर पाएगा। तो मेनली जो स्पिंटर का काम होता है वो फूड के बैक फ्लो को रोकना होता है, वापस स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में फूड एंटर ना कर पाए, इसीलिए जो होता है स्पिंटर प्रेजेंट होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज़ वेरी नैरो। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला पाइप होता है। होता तो बहुत लंबा है लेकिन इसका जो छेद है वो बहुत छोटा होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन ऑफ द 2 ग्लैंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर और पेनक्रियाज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लीवर और पेनक्रियाज का जो सिक्रीशन होता है उसको रिसीव करती है। लीवर से निकलता है बाइल जूस जो कि नॉर्मली स्टोर्ड होता है गॉल ब्लेडर के अंदर। अब देखते हैं बाइल जूस का क्या काम होता है। बाइल performs 2 functions. It provides an alkaline medium for the acidic food coming from the stomach for pancreatic juices to act on. ये जो होता है स्टमक से जो एसिडिक फूड ट्रांसफ़र हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको कन्वर्ट करता है एल्कलाइन मीडियम में। अगर ये एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा कि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो आने वाले हैं पेनक्रियास से वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि पेप्सिन एक्टिवेट होता है एसिडिक मीडियम में,
तो वैसे ही ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं एक्टिवेट होते हैं बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे बेसिक मीडियम जो क्रिएट करेगा उसका नाम हो जाएगा बाइल जूस। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं। सबसे पहले बाइल का काम देख लेते हैं। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक डाउन द फैट प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स मेकिंग इट इजी फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट एंड डाइजेस्ट देम। ये जो होते हैं फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। बाइल जो होते हैं स्मॉल पार्टिकल में फैट को तोड़ते हैं ताकि उनका एब्जॉर्प्शन ईजी हो जाए। तो दो काम करते हैं, सबसे पहले एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए, और दूसरा फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटा छोटा तोड़ते हैं ताकि उनका एब्जॉर्प्शन ईजी हो जाए। पेनक्रियाज की बात कर लेते हैं। पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूसेस विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेजेस। ये कुछ एंजाइम्स हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। द एंजाइम एमाइलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू ग्लूकोज। एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपने देखा था सलाइवरी एमाइलेज, तो वहाँ भी स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था और स्टार्च ग्लूकोज में टूट रहा था। द एंजाइम ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। जो एंजाइम ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, मतलब और छोटा करता है। पेप्सिन ने प्रोटीन को कन्वर्ट किया स्मॉलर यूनिट में और ट्रिप्सिन ने उसको और स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जिसका नाम है अमीनो एसिड्स। द एंजाइम लाइपेजेस ब्रेक डाउन एमल्सिफाई फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो लाइपेज एंजाइम होता है ये फैट का डाइजेशन करता है और उसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है और उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को और छोटा तोड़ता है अमीनो एसिड के अंदर, और जो लाइपेजेस हैं वो फैट का डाइजेशन करते हैं और कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन is the reason for absorption of digestion food because of the presence of villi। यहाँ पे absorption होता है फूड का क्योंकि यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होती हैं। विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देयर बाई इंक्रीजिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देती हैं। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द डाइजेस्टेड फूड रीचेज ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जितने भी पार्ट हैं वहाँ तक पहुँचता है डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड। द डाइजेस्टेड फूड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी इमीडिएटली इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लाइकोजन इन आवर लीवर। जो हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती है फूड को उसको कन्वर्ट कर देती है एक कार्बोहाइड्रेट में जिसका नाम है ग्लाइकोजन, और जो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है जाके। अब बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और फिर इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो लेफ्ट ओवर पार्ट रहता है उसको सॉलिड कति बना दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग फीकल या स्टूल भी बोलते हैं, थ्रू एनस। The exit of the waste is called ejection and defecation. It is controlled by the anal sphincter. स्पिंटर का मतलब तो आपको पहले ही बता दिया था, जो बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है,